है गाइस, क्या आपको पता है कि पीएचडी करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आप कहेंगे सर नेट जेआरएफ होना बहुत जरूरी है, अगर नेट जेआरएफ हो जाए तो पीएचडी होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा केस देखा है जहां पे स्टूडेंट ने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया हो लेकिन एक बार भी पीएचडी नहीं? जी हाँ दोस्तों, कहानी है मेरी। आज की कहानी मेरी अपनी जुबानी, मेरे 2 जेआरएफ के बारे में। दोस्तों, जब मैं नेट क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे यह नहीं पता था कि नेट से ज़्यादा कुछ और भी होता है जिसे जेआरएफ कहते हैं। बातचीत में पता चला कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से, कि अगर आपके नेट में 6 से 7% ज़्यादा आ जाएं तो आपको जेआरएफ मिलता है, जिसे कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसमें एक एडवांस लेवल है एसआरएफ, जो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जेआरएफ के थ्रू पीएचडी की हो और पीएचडी में एडवांस लेवल पे जाके उसे एसआरएफ में कन्वर्ट करवाया हो। खैर, जब पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे सिर्फ नेट क्वालिफाई करना था, मुझे कोई जेआरएफ नहीं चाहिए था। गांव से आया था, अपना लेवल मालूम था, डर लगता था नेट हो जाए उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लालच नहीं करना। लेकिन हुआ ये, जब मैंने पहला प्रयास दिया, मैं नेट तो क्वालिफाई कर गया, जेआरएफ के कुछ परसेंटेज से मिस हुआ। अब चूंकि जेआरएफ मेरा बहुत कम परसेंटेज से मिस हुआ तो कहीं ना कहीं मन में एक ललक आ गई कि मैं जेआरएफ कर सकता हूं। कहीं मैंने ये ठान लिया कि मैं जेआरएफ कर सकता हूं, मैं जेआरएफ के लायक हूं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। और चूंकि एक बार नेट क्वालिफाई हो गया था तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर थोड़ा सा और, थोड़ी सी मेहनत और हो जाए तो जेआरएफ दूर नहीं। दोस्तों, मैंने अगला अटेम्प्ट दिया। अगले अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एक चीज को टारगेट करा कि जितनी भी चीजें मैंने पहले नेट के लिए पढ़ी थी उन सबका प्रॉपर रिवीजन होता रहे, लेकिन कम से कम 30 to 40% टाइम मेरा नए टॉपिक्स को पढ़ने में जाए। वो कौन से टॉपिक्स थे, वो कौन से कॉन्सेप्ट थे जिनको पढ़ने से मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, लेकिन वो कौन से टॉपिक्स थे, वो कौन से कॉन्सेप्ट थे जो ना पढ़ने की वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए और मुझे जेआरएफ नहीं मिला। तो मैंने अगले अटेम्प्ट में, चाहे ब्रिटिश हिस्ट्री हो, चाहे ग्रीक लिटरेचर हो या जो भी हो, मैंने उनको सबको बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू किया और साथ साथ अपने लूप होल्स, अपनी कमियों पे काम करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि 30 to 40% मैंने वो टॉपिक्स पढ़े जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता था, वो बहुत हाई लेवल थे और जेआरएफ के लेवल पे थे। वो टॉपिक्स प्रिपेयर किए, मेरा जेआरएफ हुआ, 79% आए। पेपर 1 में मैंने 38 क्वेश्चंस को सही किया था, जो कि मेरा आज तक का सबसे बड़ा अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा स्कोर मैंने आज तक पेपर 1 में कभी किया भी नहीं। और हाँ, एक ही बार मैंने पेपर 1 ढंग से पढ़ा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि जेआरएफ करना है तो पेपर 1 को और सीरियस लेना पड़ेगा। अब हो गया मेरा पहला जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो बच्चे मेरी कहानी जानते हैं, मैंने आपको बताया था, रिजल्ट उस समय मिडनाइट में, रात को, आधी रात को आया करता था। आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे, एक समय था जब इंटरनेट ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, तो आधी रात को रिजल्ट आया करता था, रात को 1 बजे, 1:30 बजे अपलोड होता था। दोस्तों, सेम चीज़ हुई मेरे साथ। मेरा रिजल्ट अपलोड हुआ। चूंकि उस समय जिसमें कॉन्फिडेंस के लेवल पे था, तो हम लोग आपस में नंबर्स बांटते थे, रोल नंबर शेयर करते थे। मेरे दोस्त के पास मेरा रोल नंबर था, उसने मुझे रात को कॉल किया, आधी रात को, लगभग 1:30 बजे के आसपास, और उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ बोला जेआरएफ हो गया है। अब आपको कैसा लगेगा? इमेजिन करो, आपको कॉल आए जेआरएफ हो गया है। जी हाँ, जो आपको लग रहा है सेम मुझे लगा। मैंने कहा पक्का, सच, आर यू सीरियस? उसने कहा हाँ, स्क्रीन पे मेरे सामने रिजल्ट खुला हुआ है, जेआरएफ हो गया है। आई सेड रीड माय रोल नंबर। मैंने दोबारा रोल नंबर पढ़वाया, उसने बकायदा मेरा नाम पढ़ा, विनीत कुमार पांडे। और उसके बाद मैंने फ़ोन काटा और आधी रात को ही अपने फादर को कॉल कर दिया। क्योंकि देखो, मैंने कोशिश की मैं सुबह करूँगा, ना जगाऊँ, लेकिन मन नहीं माना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मन नहीं मानते। मैंने आधी रात को कॉल किया, माता जी ने फ़ोन उठाया और मैंने मम्मी को सबसे पहले ये बोला, मम्मी पापा से बात करो। मम्मी थोड़ी डर भी गई, दिल्ली में लड़का अकेले रह रहा है, आधी रात को फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है पापा से बात कराओ, ऐसा क्या कर दिया? लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी माँ 12th पास, तो उन्हें नेट जेआरएफ का इतना मतलब समझ नहीं आता। आज आता है, आज तो समझ गई हूँ सब कुछ। वो जानती कि बेटा नेट जेआरएफ करके नौकरी लग गया है, पर उस वक्त उन्हें नहीं पता था। तो मुझे ये था कि मेरे फादर टीचर हैं, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज जेआरएफ। और मुझे पापा कहते थे कि बेटा तुम जेआरएफ कर सकते हो। तो मैंने कहा पहली जो सूचना है वो उनको ही मिलनी चाहिए, उनका हक है। मैंने उनको बताया। बताते वक्त थोड़ा मैंने ज़रूर हंसी मजाक किया। मैंने कहा पापा मैं नेट नहीं रहा, और ज़्यादा इसको खींचा नहीं मैंने, और बोला अब मैं जेआरएफ हो गया हूँ। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बातचीत हुई। कुछ दिनों के बाद जब मैंने
इधर उधर पीएचडीज में अप्लाई करना शुरू करा, तो मुझे समझ में आई एक कड़वी सच्चाई। ये इस वीडियो का क्रक्स है, ये इस वीडियो की रियलिटी है। और इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा। नेट क्वालिफाई करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने लगा। एडहॉक बेसिस पे मेरी सैलरी लगभग 56,000 समथिंग एक अमाउंट था, 56,400 समथिंग एक अमाउंट था, मुझे चेक से मिलता था। जब मैं जेआरएफ अप्लाई करने लगा, जेआरएफ की वजह से पीएचडीज में जाके बात करने लगा, मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप जेआरएफ के साथ पीएचडी करते हैं तो आपको फुल डे स्कॉलर माना जाता है। आप नौकरी नहीं कर सकते। आपकी नौकरी में अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कहीं से, तो आप पे क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि या तो आप फुल डे स्कॉलर हैं या आप फुल डे जॉब में हैं। मुझे ये कहा गया कि तुम जेआरएफ की स्कॉलरशिप ले लो, जो उस समय 19,000 रुपए थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दो। जितने मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं इसको देखेंगे, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप मुझे सिर्फ एक बात आइएगा, लोअर मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का, जो एक तरफ अपनी पढ़ाई दिख रही है, एक तरफ अपना घर परिवार दिख रहा है, एक तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि मुझे करियर में कुछ करना है, एक तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि मुझे अपने घर में अपने छोटे भाई बहन उनको पढ़ाना है, उनकी शादियां करवानी है, घर में जो हालात हैं वहां पैसों की जरूरत है। आप बताइए आप क्या चुनेंगे? मेरे सामने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े जो धर्म संकट है उनमें से एक संकट आया। नौकरी छोड़ूं 56,000 की, या 19,000 का जेआरएफ लूं जिसमें लगभग 10,000 मेरा दिल्ली में रहने में चला जाए, पीएचडी में महंगी किताबें, महंगी बुक्स, महंगे नोट्स, महंगी चीजें, और मैं घर पे कुछ न भेज पाऊं। एक मां का बेटा, एक बहन का भाई और एक जेआरएफ स्कॉलर। जेआरएफ स्कॉलर हार गया। मैंने चुना अपना परिवार, मैंने चुना जिम्मेदारियां, क्योंकि जेआरएफ मैं नहीं भी लूंगा तो भी मैं अपने घर को तो सेवा कर सकता हूं ना, घर के लिए कर सकता हूं। घर में जो बिजली का बिल आएगा, घर में जो रेंट आएगा, वो ये नहीं कहेगा कि आपका लड़का स्कॉलर है, जाने दीजिए आपका रेंट माफ हो गया, जाने दीजिए आपका बिजली का बिल माफ हो गया। कड़वी सच्चाई आप जानते हो, ये कड़वी सच्चाई है। हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमें बलिदान करना पड़ता है, सपनों को मारना पड़ता है। मैंने मेरा पहला जेआरएफ सिर्फ इसीलिए जाने दिया क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था। मुझे मेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली को संभालना था। जिम्मेदारियां पूरी करते करते मेरे मन में था कि जिस दिन मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, सिस्टर की शादी हो जाएगी, एक छोटा सा घर ले लूंगा गांव में छोटा सा घर लिया, सिस्टर की शादी हुई। दिमाग में मेरे आया बस अब मैं करूंगा जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए, पढ़ाई के लिए। और मैंने फिर अपने ही नोट्स, अपनी ही बुकलेट्स को दोबारा रिवाइज किया और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, और मैंने किया ऑल इंडिया रिकॉर्ड सेकंड जेआरएफ। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे अपने स्टूडेंट्स भी डबल जेआरएफ हो गए हैं। पर जब उस वक्त था वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकायदा मुझे सम्मानित किया गया था 2 जेआरएफ होने की वजह से। 2 बार जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर में जनरल कैटेगरी में, ये ऑल इंडिया रिकॉर्ड था उस समय। दूसरा जेआरएफ होने के बाद खुशी से लबरेज, कॉन्फिडेंस कि मैंने अपने घर परिवार के लिए जिम्मेदारी पूरी कर ली और अब मैं स्कॉलरशिप पे काम कर सकता हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ सकता हूं और पीएचडी में जा सकता हूं। यहां पे आई दूसरी कड़वी सच्चाई। चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े टीचर्स, बड़े प्रोफेसर्स, मेरे एडहॉक दोस्त, एक बहुत बड़ा ग्रुप इंग्लिश के स्कॉलर्स का, डेली साथ बैठना, उठना, चाय पीना, बातचीत करना, मेट्रो में साथ जाना, इंटरव्यूज में साथ जाना, कॉन्फ्रेंसेज में साथ जाना। 70 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स मैंने अटेंड किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर्स के पास जाके हम फ्यूचर के बारे में पूछते थे, सर फ्यूचर में क्या करना है, एकेडमिशियन बनना है, सर आपकी तरह बनना है तो क्या करना है। वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर जिनकी किताबें आप पढ़ते हो, मैं उनके सामने बैठकर उनसे बातचीत करता था। फिर आती है कड़वी सच्चाई, और जो कड़वी सच्चाई थी वो ये थी, जहां जहां मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, सबने एक ही बात बोली, हमारा टॉपिक, मैं जिसमें एक्सपर्ट हूं तुम वो टॉपिक लो। मैंने अपना टॉपिक चुना था। मुझे मेरा टॉपिक मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर, उन्होंने रेकमेंड किया था कि विनीत अगर कुछ करना है
मैंने कहा था सर मुझे यूनिक बताना, सर मुझे वो बताना जो हज़ारों लोगों ने ना सोचा और मैं सोचूं। और जब मुझे उन्होंने वो यूनिक टॉपिक बताया, उन्होंने एक बात कही, ये टॉपिक यूनिक है पर तुम्हें कोई गाइड इस टॉपिक के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मुझे खैर नहीं मालूम था कि बात 100% सही साबित हो जाएगी। वो सर एक्सपीरियंस थे उस टॉपिक को लेकर के। DU, JNU, जामिया, BHU, पंजाब यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, इफ्लू, हर जगह प्रपोजल्स लेके मैं जाऊं, डिस्कस करूं, बातचीत करूं। और मैं मिलता था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर विद द रेफरेंस ऑफ DU प्रोफेसर्स। ऐसा भी नहीं था कि मैं स्टूडेंट की तरह जाता था कि सर मेरा प्रपोजल देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा वो मेरा स्ट्रगल नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी होने की वजह से मुझे इजीली बड़े प्रोफेसर के साथ बातचीत करने का एक्सेस मिल जाता था। मेरे अपने जो बड़े प्रोफेसर मित्र हैं वो कॉल कर देते थे सामने कि हमारा एक दोस्त आ रहा है, बात कीजिए। मैंने उन बड़े प्रोफेसर के साथ बैठ के बात की। मैंने बड़े प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उनके साथ अपना प्रपोजल बाकायदा डिस्कस किया विद अ कंफर्ट जोन। वो सब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत स्कॉलरली हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बोली, विनीत ये टॉपिक बहुत रेयर है, बहुत ही अलग तरीके का टॉपिक है, कोई मतलब नहीं इस पे करने का। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जानते हैं मैं अपने टॉपिक के बारे में जो बता रहा हूँ। मणिपुरी लिटरेचर और जापानीज लिटरेचर का एक यूनिक कॉम्बो बना के मैं कुछ करने वाला था। हालांकि मैं पूरा टॉपिक नहीं बताना चाहूँगा कैमरे पे, क्योंकि अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, जापानीज लिटरेचर, मणिपुरी थिएटर, रतन थियम आपने नाम सुना होगा, उससे रिलेटेड कुछ करने वाला था मैं। सबने एक बात बोली, टॉपिक बहुत यूनिक है, PhD 3 साल में नहीं होगी, ये PhD 5 साल, 5.5 साल, 6 साल जा सकती है। मैं उनसे कहता था सर SRF में कन्वर्ट करवा लेंगे, लेकिन जब आप कहते हो कि ये PhD बहुत यूनिक है तो मैं डिप्रेस नहीं होता, मैं मोटिवेट होता हूं, क्योंकि यही तो करना है। ऐसे जीवन का क्या फायदा कुछ अलग नहीं करा तो। और मेरी तो आइडियोलॉजी है, इफ वन कैन डू आई कैन डू, इफ नन कैन डू आई मस्ट डू। रियलिटी यह है कि बहुत जगहों पे क्या होता है, स्पेशली मैं छोटी यूनिवर्सिटीज के लिए बोल रहा हूँ, बड़ी के लिए नहीं, बड़े में फिर भी डेवलपमेंट है। गाइड का अपना फेवरेट टॉपिक आपको दे दिया जाता है। गाइड कहता है मैंने कमला दास किया, तुम भी कमला दास पे करो। गाइड कहता है मैंने सरोजनी नायडू पे किया, तुम भी इस पे करो। मैंने दलित लिटरेचर पे किया, तुम भी इस पे करो। नहीं, अगर एक स्कॉलर के पास अपना एक इंडिपेंडेंट आइडिया है तो उसके प्रपोजल के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रपोजल को यह कह के रिजेक्ट कर देना कि वेग है, बहुत अलग है, एक क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। बहुत जल्दी 4-5 महीने में चक्कर लगा के मैंने रियलाइज किया कि अगर मुझे PhD करनी है तो अब तो इसी टॉपिक पे करूंगा या फिर मैं नहीं करूंगा। मैं किसी और टॉपिक पे PhD नहीं करूंगा। जब मैं PhD स्कॉलर हूं, मेरी माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी मुझे कहती है ये रिसर्च करो, और अगर मुझे वो रिसर्च करने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई मुझे उठा के कह रहा है दूसरा रिसर्च करो, मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी के कीमती 3 साल किसी ऐरे गहरे टॉपिक पे इसलिए रिसर्च कर लूं क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लग जाए और मेरा प्रोफाइल बड़ा हो जाए, नहीं करूंगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पैसे देके लोग PhD कर सकते हैं। कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ खराब भी है। करने के लिए आप वहां से कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। पर मैंने ये ठान लिया कि करूंगा तो ढंग से करूंगा और उस टॉपिक पे करूंगा जिसकी आज वैल्यू होगी, लेटेस्ट वैल्यू होगी। कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू 10 साल के बाद आती है। अगर आज आप डिजिटल लिटरेचर पे PhD करते हैं, इसकी वैल्यू 10 साल के बाद होगी। आप पोस्ट ह्यूमनिज्म पे, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर पे करते हैं, साइबॉर्ग लिटरेचर पे करते हैं, इसकी वैल्यू 10 साल के बाद होगी। तो मैंने अपने टॉपिक्स में जो रिजिडिटी बनाई, मैं अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। इतनी मेहनत करके गांव से निकल के नेट, JRF, डबल JRF, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये सब करने के बाद भी अगर मुझे मेरा ही टॉपिक नहीं मिल रहा और मुझे गिव अप करना पड़ रहा है, नहीं करूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, टॉपिक वो चूज करो जो तुम्हें समझ में आता है, ना कि इसलिए कि मुझे तो किसी ने टॉपिक लाके दे दिया तो मैंने कर लिया। ऐसी PhD नहीं करनी है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ डॉक्टरेट है कि हमें तो नौकरी से मतलब है, कहीं से कुछ भी, मैं जानता हूं सरकार ने रूल्स इस तरह बना रखे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि सर कहीं से भी PhD कर लेंगे, किसी पे भी कर लेंगे, हमें तो नौकरी चाहिए। मैं जानता हूं सच्चाई को, लेकिन दोस्तों सच्चाई जानने के बावजूद भी अगर आप लड़ सकते हैं तो फिर आपका जीवन सफल है। ये सिचुएशन है मेरी। आज 10 बार नेट क्वालिफाई होने के बावजूद, 2 बार JRF होने के बावजूद मैंने कहीं से PhD नहीं की है, और अगर मैं कहीं से PhD भविष्य में करता हूं तो शायद आउट ऑफ इंडिया या फिर
जिस दिन मेरा टॉपिक के साथ कोई गाइड रेडी हो जाएगा तो DU या JNU से करूँगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कुछ PhD में इस तरह हुआ है कि आपको टॉपिक ज़बरदस्ती दिए गए, या आपका टॉपिक इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके कोच को, टीचर को, गाइड को वो टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा। क्या इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका टॉपिक तो लेटेस्ट है लेकिन आपके गाइड बोल रहे हैं पुराने टॉपिक्स पे करो। साथ में इस तरह की और मेरी जो कहानियां हैं, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन करी, क्या था एक असली स्ट्रगल बिहाइंड माय 10 नेट, इस तरह की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ना केवल मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाऊंगा, मैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश फील्ड, एजुकेशन फील्ड और जीवन से रिलेटेड जितनी भी हमारी जिंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पहलुओं को भी जरूर छूऊंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक इंटरेक्शन है, मैं आपके कमेंट्स खुद रीड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।